नमस्कार। निवेश की बात हो तो सबसे ज़्यादा सबको पसंद है इक्विटी में निवेश करना। लेकिन क्या इक्विटी में निवेश करना इतना आसान है? चलिए जानते हैं आज इक्विटी में कैसे निवेश करते हैं, क्या गलतियाँ हो सकती हैं? इसके बारे में आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं लीबोर्ड पीएमएस के पोर्टफोलियो मैनेजर योगेश भट्ट। योगेश जी, स्वागत है आपका निशाज़ निश कार्यक्रम में। पहले तो बताइए कि निवेशक जो होते हैं, वो उनकी पहली पसंद होती है इक्विटी में निवेश करना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि भई कैसे करें? क्या गलतियाँ हो सकती हैं? पहले आप हमें बताइए क्या इतना आसान है? गुड इवनिंग निशा बेन। तो आपने जैसे बताया, डेफिनेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमेशा से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता रहा है। उसका अगर मूल कारण हम देखा जाए तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा रिलेटिव रिटर्न्स दिया है। आप गोल्ड से कंपेयर करिए, रियल एस्टेट से कंपेयर करिए या एनी अदर एसेट क्लास से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इक्विटी, और उसमें भी इंडियन इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज गिवन अ वेरी ह्यूज अल्फा। तो ये एक मूलभूत कारण है जिसकी वजह से निवेशक यहाँ आते हैं और डेफिनेटली डायरेक्ट इक्विटी पे भी अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन योगेश जी, निवेश की बात आती है तो फ़ायदे की बात आएगी, तो क्या इक्विटी में डायरेक्टली निवेश करना, इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है? इसका स्ट्रेट आंसर नहीं है निशा में, लेकिन हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि एक वर्ग जो होता है जो निवेश करते समय पूरा समय नहीं दे पाता अपना, या अलग जॉब में है या कोई दूसरे बिजनेसेस में लगे हुए हैं, तो काफी सारा टाइम उनका वहां जाता है और हुँ। बहुत ही थोड़ा समय वो यहाँ इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दे पाते हैं। तो ये एक जो मुद्दा है वो निवेशक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप फुल टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कैरियर की तरह देखते हैं या फुल टाइम इन्वेस्टमेंट अपने खुद के पैसे मैनेज करने के लिए देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब हो ना, आपको पूरा समय यहाँ पे देना पड़ेगा। दैट इज वन। और दूसरी जो महत्व की चीज है वो है एक जिन्हें हम कहेंगे बेसिक नॉलेज। फाइनेंशियल मार्केट का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली गेन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर एक लेवल के बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर डेफिनेटली आप डायरेक्ट की तरफ जा सकते हैं। चूँकि निवेशक जब मार्केट की तरफ देखते हैं ना, तो बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत गलतियाँ भी कर बैठते हैं। नए निवेशक को आप क्या सलाह देंगे अभी? निशा में जो सबसे बढ़िया गलतियां होती है वो होती है चार से पांच। मैं आपको एक गलतियां पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जी, ज़रूर। सबसे बड़ी जो गलती होती है निवेशक की वो है कंफ्यूजन बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। निवेशक ये तय नहीं कर पाता है कि मैं मार्केट में या इक्विटी मार्केट में जब डायरेक्ट आता हूं तो मुझे ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्ट करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने आज सवेरे भी मार्केट ओपन होने के बाद कुछ खरीदा या शाम को उसको बेच दिया या दूसरे दिन बेच दिया। सो जो जिन्हें टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर देखें तो इट वुड बी बिटवीन 24 आवर्स टू मे बी 72 आवर्स। तो इसको ट्रेडिंग कहेंगे। और जो निवेशक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल। दैट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन इन निवेशक को होना चाहिए। लेकिन दोनों एक तरह से मिक्स हो जाता है। शेयर्स खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर जल्दी प्रॉफिट आ जाता है तो वो बुक कर लेते हैं कि ट्रेडिंग गेन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर लॉस होता है तो वो खड़े रह जाता है। एंड ये जो कंफ्यूजन है वो उसको दूर करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर देखे तो दे आर ऑलवेज फॉलोइंग द मोमेंटम, जिसको हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छा आने के बाद उस सेक्टर में या उस स्टॉक्स में जाना चाहेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड की भी सेक्टोरल काफी स्कीम्स है। तो अगर आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर 3 साल का परफॉर्मेंस 30% सीएजीआर है, तो चौथे साल में आप देखेंगे हाईएस्ट इनफ्लो वो पर्टिकुलर सेगमेंट या स्कीम में आता है। सो फॉर फॉलोइंग द परफॉर्मेंस आफ्टर दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन द मार्केट, वो एक मेरे ख्याल से थोड़ी गलती होती है। इनफैक्ट थोड़ा उल्टा होना चाहिए। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सस्ता मिलना चाहिए, राइट?
आप अगर ऑलरेडी कुछ महंगा हो चुका है उसको अगर हम्म। आप लेते हैं तो आपका मैं ये नहीं कहता हूँ कि आगे जाके उसका रिटर्न नहीं बनेगा, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम विल बी स्लाइटली लेसर एज कंपेयर टू जब आपका परफॉर्मेंस नहीं है तब आप खरीदे। तो ये दूसरी गलती होती है। तीसरी सबसे महत्व की और सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट में लेवरेज करना। काफी लोग लोन लेके अपने रिश्तेदारों से पैसे लेके यहाँ पे निवेश करते हैं, तो उनका खुद का पैसा नहीं है, राइट। तो आप जब भी लिवरेज करते हैं, और मार्केट में वॉलेटिलिटी तो हमेशा आती रहती है, वी हैव सीन इन द लास्ट 20-25 ईयर्स बहुत सारी वॉलेटिलिटी आई। तो देयर वुड बी अ फेज जहां पे आपकी वॉलेटिलिटी के कारण आपका रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा, जो अगर आप लेवरेज है तो आपको ज्यादा मार पड़ेगा। तो ये तीसरा महत्व का मुद्दा है कि लेवरेज नहीं करना चाहिए। यस, देयर कुड बी सम स्वैन इफेक्ट, ब्लैक स्वैन इफेक्ट जिन्हें हम कहेंगे, जैसे 2008 का एक पीरियड हमने देखा था, या अभी 2020 कोविड में हमने देखा। सो ऐसे अगर ब्लैक स्वैन इवेंट आते हैं और मार्केट 20-30% करेक्ट हो जाता है, वी में गो टू सम लेवरेज, आई एम नॉट सेइंग फुल लेवरेज, बट थोड़ा लेवरेज वहां पे ले सकते हैं जब पूरा ब्लड ऑन द स्ट्रीट होता है। ये तीसरी गलती है। चौथी गलती जो है सबसे बड़ी, जो ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, कि आप एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, या कंसंट्रेशन जिसको आप कहते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में आते हैं, फिर एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देते हैं, और अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है तो फिर उनकी स्ट्रेटेजी पूरी बिगड़ जाती है। सो जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं, या इवन फ्रॉम दैट सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, कि एक स्टॉक्स में लिमिट रखे, इससे ज्यादा आपको नहीं निवेश करना है। तो ऐसे अपने इंटरनल रूल बना के आप देख सकते हैं। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि मार्केट के टिप्स पे नहीं जाइए। मार्केट में बहुत सारे रूमर्स घूमते हैं, बहुत सारी आजकल तो ट्विटर वर्ल्ड और इंस्टाग्राम वर्ल्ड में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब गलत है, बट आप अपना खुद का अगर रिसर्च नहीं करेंगे, खुद का बेनिफिट क्या है वो अगर आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, तो ये मार्केट टिप्स पे डेफिनेटली मत जाइए। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का एंड ऑफ द डे जो मार्केट से नाराज हो जाते हैं, वो बेसिकली उनके पोर्टफोलियो में बाद में आप अगर देखेंगे तो यही सब स्टॉक्स पड़े होते हैं जिसमें मार्केट में बहुत डिस्कशन चलता रहता है, एंड देन दे डोंट परफॉर्म। तो ये ब्रॉडली 5 जो गलतियां नहीं कहूंगा, बट जो पॉइंटर्स है वो ध्यान में रखें। आपके जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया उसमें से एक बात ज़रूर सामने आई कि क्या मार्केट को टाइम कर सकते हैं? क्या हमें हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कब तेज़ी करेगा या कब मंदी करेगा? क्या ऐसा भी कोई टूल है? एक मैं आपको इसमें उदाहरण दूंगा कि जैसे हम कहते हैं कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हीलिंग एनी वुंड। आपको अगर कुछ जख्म हुआ है, तो अगर उसको आप टाइम देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जख्म धीरे 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 अपना रूज होने आएगा। सो हुँ, सिमिलरली इन द मार्केट, द लॉन्गर द टाइम यू रिमेन, यू विल बी अ विनर। तो जो टाइमिंग की बात है वो बहुत ही एक कंज्यूमर है, कि आपको यहाँ पे टाइमिंग इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, राइट। आप कितने टाइम मार्केट में हो इज मोर राइट। इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली टाइमिंग द मार्केट। और ऐसा नहीं है कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, ब्लैक स्वन इवेंट्स होते हैं, अगर बड़ा करेक्शन आता है तो वहां पे आप थोड़ा बहुत टाइमिंग कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा पूरा टाइमिंग करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत वहां पे अपना आप टाइम कर सकते हैं। बट अदरवाइज I would say that 80% of the time, market will be very difficult to time. तो इससे यही निष्कर्ष है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। पहले तो अपने पैसों से ही निवेश करें या ट्रेडिंग करना है तो अपने पैसों से करें, उधार लेके ना करें ताकि अगर पैसा कभी आपको कोई लॉस भी फेस करना पड़े तो आपको एक सर पे बर्डन ना हो कि आपको पैसे वापस देने हैं। दूसरी बात, क्योंकि आप पीएमएस संभालते हैं और आप इतने सालों से आईसीआईसीआई के साथ भी जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कैसे स्टॉक पसंद करते हैं? क्योंकि सबकी यही सवाल होगा सबका कि भई तो अगर हमें निवेश करना है, तो सही स्क्रिप्ट कैसे चुनें? मतलब सही स्टॉक कैसे चुनें? निशा बेन, इसके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट लेट ज़रूर, मी ज़रूर। लेट मी समराइज यू हाउ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे उनको मार्केट में
डायरेक्ट इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना हम्म। है, तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट इक्विटी अगर आप आते हैं तो जिसको जिसको हम कहेंगे आईपीओ मार्केट, नए नए कंपनीज आती है मार्केट में, उसमें से शुरुआत करिए बाय रीडिंग देयर ड्राफ्ट हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। उसमें एंकर इन्वेस्टर्स का क्या लिस्ट आया है, अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आए हैं, और बाद में वो कंपनी स्टडी करिए। इन द इंडियन मार्केट ऐसा देखा गया है कि ब्रॉडली द सक्सेस रेशियो इज वेरी हाई इन द आईपीओ मार्केट। ओके, सो वहां से शुरुआत कर सकते हैं आप। सेकंड, उसके बाद आप आ जाइए कि मार्केट में तीन सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो डिफर होता है। लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क होता है, उससे ज्यादा रिस्क होता है मिड कैप में, उससे ज्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में। तो नया इन्वेस्टर जो है उसको डेफिनेटली लार्ज कैप से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जा सकते हैं। तीसरा सबसे महत्व का मुद्दा है कि आपको रीडिंग बहुत करना पड़ेगा इसमें। कंपनीज की बैलेंस शीट्स अवेलेबल है आपके वेबसाइट्स पे, कंपनीज के प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्ट्स भी अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड नाउअडेज। तो आप ये पूरा एक जिसको हम स्टडी मटेरियल कहेंगे उसको स्टडी करिए। और उसके बाद सबसे महत्व का मुद्दा है कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। उसके लिए अभी काफी सारे निशान कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे बॉम्बे हम्म। स्टॉक एक्सचेंज भी कोर्स कंडक्ट करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कोर्स कंडक्ट करते हैं, जो आपको बेसिक फंडामेंटल वैल्यूएशन मैट्रिक्स को समझाएंगे। तो दैट वुड बी मे बी अ स्टार्टिंग पॉइंट कि आप थोड़ा पैसा खर्च करके कुछ लर्न करिए, बेसिक अपना जो मॉडल्स है वो बनाइए, और उसके बाद लार्ज कैप को एनालिसिस करना चालू करिए बाय विजिटिंग ऑल दिस वेबसाइट्स। एंड देन यू कैन मेक अ काइंड ऑफ अ रीजनेबल कंक्लूजन कि मुझे कौन से शेयर्स में जाना चाहिए। और बाद में ऑफकोर्स काफी सारा सेगमेंट्स है, काफी सारे सेक्टर्स हैं, तो आपकी खुद की कोई भी एक अच्छी एक्सपर्टाइज हो उसमें आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। सो द रिसर्च इज द काइंड ऑफ अ बैकबोन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी मार्केट्स। डेफिनेटली रिसर्च इज द मेन थिंग। अगर आपको कहीं पे भी निवेश करना है तो उसके बारे में जानिए, समझिए और बाद में ही निवेश करिए, क्योंकि आपका ये हार्ड एंड मनी है जो आप निवेश करने जा रहे हैं, और यही अपेक्षा के साथ निवेश कर रहे हैं कि आगे जाके इससे आपको और ज्यादा फायदा हो। तो आपको भले ही किसी से टिप्स मिले, आपको भले ही कहीं से खबर मिले, लेकिन उसके बारे में जानना समझना जरूरी है, और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते। क्योंकि हम योगी जी देखते हैं बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं परिबल होते हैं जिनका जिनका इम्पैक्ट मार्केट पे होता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक नए निवेशक को ध्यान रखना चाहिए, कि या तो ग्लोबल इम्पैक्ट हो या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, कौन सी ऐसी चीजें मार्केट को तुरंत तुरंत इम्पैक्ट कर सकती हैं? डेफिनेटली इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो काफी सारे हैं, और जैसे आपने बताया ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट से भी ज्यादा अपनी खुद की कंट्री जैसे इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है, वो पैरामीटर्स आप काफी सारे देख सकते हैं। जैसे आप आरबीआई की पॉलिसी आती है, तो आरबीआई बहुत ही डिटेल में विश्लेषण देता है वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स का, राइट। जो जीडीपी का अपना क्या ग्रोथ है, अपने यहाँ इन्फ्लेशन रेट्स कहाँ जा रहे हैं, अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट्स का मूवमेंट कैसा है। सो दीज आर द couple of parameters which will impact the market maybe in a long term. I'm not saying कि immediately short term में impact होता है, but yes definitely long term में impact होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने लास्ट 3 सालों में इंटरेस्ट रेट्स का बॉटम होते हुए देखा। यूएस में इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 0.5% द यूएस यील्ड, जो आज जाके हम्म। 5-5.25% पे आ गई है। तो आप हम्म। काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के अगर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, तो 4 साल पहले जो प्रॉफिट्स था उसके मुकाबले आज प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप बाय 7 टाइम्स to 10 टाइम्स। इसका एक महत्व का कारण है कि इंटरेस्ट रेट्स जो फॉल हुए थे उसका सबको बेनिफिट हुआ। सो दैट इज द वन एग्जांपल व्हिच आई कैन कोट। अदर एग्जांपल व्हिच आई वांट टू स्टिल मेंशन, इंडियन जीडीपी अगर आप ट्रैकिंग करते हैं, तो अगर आप 20 साल का इंडियन जीडीपी का चार्ट देखेंगे, तो हमने करीब करीब 6.5% के आसपास अपना जीडीपी ग्रोथ हुए देखा है। और 2000 में अगर आप जाएंगे तो इंडिया वाज
1.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जो आज 2023 दिसंबर में वी वेंट फ्रॉम 1.5% टू 3.4%। ऐसे कहा जाता है कि अगर हमारा ये जो अभी का जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस लेकिन ये मेंटेन रहा, तो बाय 2023 30 तक हम 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो जाए। सो नाउ व्हाट इट इंडिकेट्स, इट्स अ ग्लोबल पैरामीटर, बराबर है, इकोनॉमिक पैरामीटर है, बट इसका मार्केट पे डेफिनेटली असर आपको दिखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम धीरे धीरे अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली एक इकोसिस्टम बनती है और वहां पे जाके हर एक निवेशक अपना खुद का स्टॉक्स चुन सकते हैं। और अगर ट्रेंड, जिसको हम डायरेक्शंस कहते हैं, अगर इंडिया का डायरेक्शन सही जा रहा है, तो इंडियन मार्केट से अभी भी पैसा बन सकता है। ये बात आपने सही कही, लेकिन अगर सुबह उठ के अगर बंदे को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो सुबह से लेके शाम तक में क्या-क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको वो चेकलिस्ट करके तय कर सके कि भई आज मार्केट में ये बातें खास ध्यान रखने जैसी हैं और हाँ, कौन से सेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई रिसर्च टूल आपके पास है? फॉर्चुनेटली मैडम, बहुत सारे रिसर्च टूल्स और वेबसाइट्स अवेलेबल है, थोड़ा बहुत पेड सब्सक्रिप्शन होता है, बट वो वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे और अपनी क्वेरी रन करेंगे, तो वेरियस पैरामीटर्स से आप अपना जिनको हम कहते हैं अपने एक्सेल शीट्स बना सकते हैं, और वो एक्सेल शीट्स के हिसाब से फिर वहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल, हाउ इट वर्क्स, बट apart from that, I think the most important data point for any investor is to just follow the Bombay Stock Exchange website. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट वहां पे आते हैं, करीब करीब 3,500 कंपनियां लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज का जो भी अप्स एंड डाउन्स या जो भी आई वुड से जितना भी चेंजेस हो रहा है कंपनीज में, वो सब उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो दैट वुड बी द मोस्ट आइडियल सोर्स। और बाद में मैंने आपको बताया कि कंपनी की बैलेंस शीट्स और वो सब तो आपको रेगुलर स्टडी करनी है। जैसे अभी हम जून महीने में है, एक महीने में बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट शुरुआत हो जाएगी, बिकॉज मार्च 24 का ईयर एंड अभी खत्म हुआ है। तो डेफिनेटली इट वुड बी अ वर्थ रीडिंग, बट एक एक साल का बैलेंस शीट मत पढ़िए, मिनिमम 3 से 5 साल का बैलेंस शीट पढ़िए वही सेम कंपनी का। दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी कंपनी। बहुत सही कहा, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, उसमें भी आपको बैलेंस शीट पढ़नी है, मतलब कंपनी के बारे में थॉरो जानकारी लेनी है कि भई वो कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये उनके बैलेंस शीट में आपको दिखेगा और जैसे योगेश जी ने कहा, सिर्फ़ 1 साल की नहीं, 5 साल की आप बैलेंस शीट एक रिसर्च करिए ताकि आपको पता चले आप जिसमें निवेश करना चाहते हैं, उसका भविष्य भी कैसा है। तो आपको ग्लोबल मार्केट्स चेक करने हैं, आपको हमारे भारतीय न्यूज़ जो खबरें आती हैं, इकोनॉमिक जो खबरें आती हैं, उसको चेक करनी है और साथ ही साथ मार्केट को भी देखना है कि मार्केट उस पे कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन योगेश जी हम देखते हैं कई बार शेयर मार्केट को हम कहते हैं लोग सेकंड इनकम का ज़रिया बनाते हैं। कई बार देखा गया है कि भई हम एक बिज़नेस में हैं या फिर हम एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हम मार्केट को भी देख रहे हैं, किसी ने टिप दे दिया, उसमें निवेश कर दिया और फिर हाँ, भई उसमें से अगर थोड़े बहुत पैसे जमा हो रहे हैं, तो उसमें से हमारी सेकंड इनकम क्रिएट हो गई। क्या ये तरीका सही है? I would advise all the investors who cannot give time, जो अपना कीमती समय ये एनालिसिस में नहीं दे सकते हैं और डायरेक्ट इक्विटी में अपना समय नहीं दे पाते हैं, तो उनको एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास जाना चाहिए। और इट इज वेरी गुड, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, इंडियन मार्केट में आज अपनी एसआईपी बुक जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो रहा है रिटेल इन्वेस्टरों की तरफ से, वो 20,000 के करोड़ के आसपास पहुंच गया है, इनफैक्ट क्रॉस हो गया है। सो दैट इज द सेगमेंट जो जिसको टाइम नहीं मिल रहा है बट उनको इन्वेस्ट करना है, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो डेफिनेटली दे कैन ऑप्ट फॉर दी वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम्स, वेरियस पीएमएस स्कीम, डिपेंडिंग अपॉन अपना रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप वहां पे जा सकते हैं। एज अ पार्ट टाइम अगर आपको लेना है एज अ प्रोफेशन, मुझे नहीं लगता है कि दैट इज द राइट एडवाइस। इनफैक्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आपको इक्विटी में फुल टाइम जाना है तो पूरा समय दीजिए अपना, और फिर 5 साल में आप 3 से 5 साल में अपना अनुभव लेके फिर डेफिनेटली काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते योगेश जी मैं अपने सारे कह सकते हैं गेस्ट से यही बात पूछती हूँ कि अभी जो जनरेशन है उसके पास खबरों की भरमार है। उनके पास बहुत सारे सोर्स हैं जो जहाँ से उनको खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन क्या सही खबर कैसे चुनें,
किस तरह से विश्वास करें? क्या मार्केट पे इन सारी चीज़ों की भी इम्पैक्ट हो रही है? तो आई वुड से दैट इन रूमर्स, जिसको आप जो खबर बोलते हैं वो हम इक्विटी पार्लांस में रूमर्स बोलते हैं। हुँ, तो डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी और द रेशियो वहां पे 50-50 होता है। 50% रूमर्स में या न्यूज में आप सही जाएंगे, 50% ये न्यूज में आप गलत जाएंगे। सो द नेट रिजल्ट विल नॉट बी दैट वेरी अट्रैक्टिव, राइट? सो रादर देन फॉलोइंग द न्यूज और द टिप्स और द रूमर्स इन द मार्केट, आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लंबे समय तक वहां पे खड़े रह पाएंगे इन फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्या होगा, अगर आप खबर के बेसिस पे कुछ ले लिया, न्यूज के बेसिस पे ले लिया और प्राइस पॉजिटिव होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेगेटिव होता है तो आपको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ जाऊं, लॉस बुक कर लूं या उस पर एवरेज करूं, क्या करूं उसको पता नहीं, क्योंकि उनका खुद का स्टडी होता नहीं है। और जहां से इंफॉर्मेशन आई है वहां पे वो वापस कांटेक्ट करने जा नहीं सकता है इफेक्टिवली। तो आप कहाँ जाओगे, राइट? तो यू आर इन टू नो मेंस लैंड। रादर देन डूइंग दैट, आप अपना खुद का रिसर्च करिए और फिर धीरे धीरे अपना अनुभव बढ़ाइए और फिर मार्केट में आगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत अपेक्षाएँ होंगी कि भई अब निवेश कहाँ करना है? उनको उनकी जानकारी के लिए एसेट एलोकेशन जिसको हम कहते हैं, वो आप ज़रा बताइए कि इक्विटी में एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए और कौन से सेक्टर्स जो हैं, जिस पे बेसिक फोकस करके भी आप निवेश कर सकते हैं? तो निशा बहन, इसमें एक बहुत ही सरल, एक जिसको हम बॉक्स कहते हैं, वो हम लोग फॉलो करते हैं। जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आपकी उम्र अगर 25 से 30 साल या 25 से 35 साल है, नया जॉब चालू किया है अगर आपने, तो डेफिनेटली द इक्विटी एलोकेशन कैन बी हायर इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ 100 रुपीज आप 70, 80, 90% भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रख सकते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, ठीक है, अगर आपने 50 क्रॉस कर लिया है, 55 क्रॉस कर लिया है, तो डेफिनेटली योर इक्विटी एक्सपोजर कैन नॉट बी 80%, 90%, राइट? इट हैज टू बी बिटवीन 30 to 40% और 50% डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, और आपका कितना वेल्थ ऑलरेडी बन चुका है या आपके पास कितना कॉर्पस अवेलेबल है फॉर द रिटायरमेंट। तो दैट वे एसेट एलोकेशन कैन बी डिसाइडेड, वन। एंड सेकंड, मैंने आपको कहा कि आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखिए, राइट? तो रिलेटिव परफॉर्मेंस में जो एसेट क्लास आपको अट्रैक्टिव लगे, जैसे एक आपको मैं गोल्ड का एग्जांपल दूंगा। लास्ट ईयर हैज बीन द फैंटास्टिक ईयर फॉर द गोल्ड रिटर्न्स, राइट? सिल्वर एंड गोल्ड हैज गिवन द वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स इन द लास्ट मे बी 5 to 10 years. So why हुँ, it has been, why it has happened like that? Because पहले 5-7 साल में बहुत ही म्यूटेड रिटर्न्स, जिसको हम कहेंगे 3 से 4% का रिटर्न था। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिवनेस वहां पे आ रही थी। ऑफ कोर्स रीजंस बहुत बाद में फॉलो करेंगे कि क्यों गोल्ड बढ़ रहा है, राइट? बट हुँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू फॉलो दिस रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस ब्रॉडली फॉर योर एसेट एलोकेशन, दैट वुड हेल्प यू इन मे बी ऑप्टिमाइजिंग दी ओवरऑल रिटर्न। सी, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निवेशक भूल जाते हैं, रिस्क कितना आप ले पाते हो। जैसे इक्विटी एसेट क्लास आप आ रहे हो और एकदम फिक्स डिपॉजिट पे जा रहे हो, तो रिस्क एपिटाइट इज टोटली डिफरेंट, राइट? वहां हुँ, ऑलमोस्ट 0% रिस्क है, और यहाँ पे रिस्क इज एज हाई एज 60, 70, 80%। सो द एसेट क्लास विच यू आर पुटिंग मनी इन, कितना वहां पे रिस्क अवेलेबल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने कहा है कि इट इज ऑलवेज रिस्कियर टू इन्वेस्ट इन एनी एसेट क्लास व्हेन इट लुक्स वेरी सेफ। जहां पे आपको लगे कि बहुत सेफ है यहाँ पे इन्वेस्ट करना, वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है। और जिस जिस दिन आपको लगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे मैं आपको कोविड का ही एग्जांपल दूं, द होल हुँ। वर्ल्ड वाज लॉक, नोबडी वाज अवेयर क्या होने वाला है, बट द एट द टाइम द रिस्क वाज हाईएस्ट। एंड जहां पे रिस्क सबसे हाईएस्ट था, वहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिला। तो ये भी एक फॉलो करना चाहिए कि जहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां पे एकदम सेफ्टी लग रही है, वहां पे इन्वेस्ट मत करें। ये एक अच्छी आपने टिप दी है, जो हमारे नए निवेशक हैं, जो हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, उनके लिए ज़रूर काम आएगी। लेकिन अभी मैं आपके हिसाब से जानना चाहूँगी कि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, मार्केट कैसा है और आगे निवेश के लिए कितनी अपॉर्च्युनिटी है? सो निशा बेन, यहाँ पे क्या है कि इंडियन मार्केट डेफिनेटली, फॉर्चुनेटली हम भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी भी है, जिसको हम कहेंगे हमारा मार्केट बहुत मेच्योर्ड नहीं हुआ है। अगर आप वैल्यूएशंस में भी ध्यान दें तो वी आर एट अराउंड रफली 20.5 times फॉरवर्ड ईयर्स अर्निंग्स, राइट?
एंड टिपिकली नो डाउट एक टाइम साइड पे हमको लग रहा है कि मार्केट ने नया हाई आज बना लिया है, बट अगर आप वैल्यूएशंस पे आएंगे तो इट इज अराउंड 20.5 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग, सो इट इज नॉट दैट इनटू अ बबल टेरिटरी। यस, देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जहां पे थोड़ा बबल या फ्रोथ जिसको हम कहेंगे, सिलेक्ट स्मॉल कैप में, सिलेक्ट एसएमई जो लिस्टेड कंपनीज है वहां पे थोड़ा फ्रॉथ बन चुका है। बट ब्रॉडली अगर मैं देखूं लार्ज कैप में यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट बैंक्स में काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट और सब सेगमेंट जिसको हम कहेंगे वहां पे अपॉर्चुनिटी है, फार्मा कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा ऐसा दिख रहा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एंड it's a long way to go for Indian investors to make maybe a reasonable money from here also. ग्रेट टू नो। वही जानना चाहूँगी क्योंकि अभी पॉलिसी पे भी सबकी नज़र होती है। क्या इंटरेस्ट रेट आप पे आपका क्या प्रोजेक्शन है? कितने हमें इम्पैक्ट करेंगे? ये निशाबेन अगर आपने दिसंबर 2023 में अगर सवाल पूछा होता तो हम लोग सब कहते कि 5 से 7 रेट कट यूएस में आ रहा है, ठीक है। एंड जो वहां पे इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो हिसाब हुँ। से अभी मुश्किल से 2 रेट कट वहां पे बात कर रहा है, और फर्स्ट रेट कट विल नॉट बी बिफोर सितंबर, राइट। सो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन के डेटा आ रहा है वहां पे वो दिक्कत दे रहे हैं फॉर यूएस फेडरल टू रिड्यूस द रेट। वी विल ऑल्सो हैव some kind of a similar impact here also. Of course, our inflation is quite under control from that standpoint. But yes, RBI will definitely take the clues from the Western markets and accordingly we will decide. तो immediately मुझे नहीं लग रहा है, but yes, US अगर 2 Fed कट करता है तो we may see a 1 rate cut in this calendar year from RBI also. और जिस तरह से हम एसआईपी बढ़ते देख रहे हैं और इक्विटी में मार्केट में पैसा आता देख रहे हैं, मार्केट कैसा बढ़ेगा? मार्केट का प्रोजेक्शन क्या है आपका? मैंने आपको बताया वैसे, डोंट ट्राई टू प्रोजेक्ट व्हाट द मार्केट विल बी, select an asset class. Equity as an asset class has always remained fantastic return wise for over a long period of time, and hence you should not try to predict कि मुझे इसमें इतना रिटर्न बनेगा। ये कोई फिक्स डिपॉजिट मार्केट नहीं है कि मैं 8% पे पैसा लगा रहा हूँ, यहाँ द रिटर्न्स विल बी वॉलेटाइल, बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना आपका निवेशक का गोल होना चाहिए कि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years, देन यू नो ही इज एट होम। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी एसेट क्लास में रखिए उसको इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट, और वहां से भी आपको आगे जाके अपने डिसीजंस लेने हैं। और आप अभी कहाँ पे निवेश कर रहे हैं? कौन से सेक्टर आपकी रडार पे हैं? मैंने आपको बताया वैसे डेफिनेटली फार्मा एक काफी अट्रैक्टिव सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स जो काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द लास्ट 2 years वो भी एक अट्रैक्टिव जोन्स में आ चुके हैं। Selectively even IT also you can see that bottom formation is happening, and of course infrastructure is always a very good sector for Indian economy। जैसे अपनी इकोनॉमी है जो अपनो 2047 में जाके अगर अपने को डेवलप्ड वर्ल्ड बनना है तो डेफिनेटली विदाउट इंफ्रा और विदाउट बैंकिंग हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो आज की इस चर्चा में यही निष्कर्ष निकलता है कि जल्दबाजी में कहीं पे भी निवेश ना करें, टिप्स लेके कहीं निवेश ना करें, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, रिसर्च करेंगे तो आपके आयाम खुलेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ निवेश का ज़रिया बन सकता है। और हाँ, मार्केट को टाइम ना करें, लेकिन हाँ, इन सारे ग्लोबल मार्केट से, हमारे मार्केट से, इकोनॉमिक सिस्टम जैसे चलती है, उस पे नज़र रखें ताकि आपको निवेश के लिए या मार्केट में निवेश के लिए ज़्यादा आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती रहे। योगेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने समझाया, हमारे निवेशकों को जानकारी दी, इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर।